Hello, students. Welcome you in BSc Part First, Physics मैकेनिक्स पेपर। हम लोगों ने मैकेनिक्स को स्टार्ट किया। उसमें मेरे अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर सेकंड में मैंने आपको निर्देश तंत्र के बारे में बताया। निर्देश तंत्र को प्राय हम तीन अक्षों का एक निकाय ले लेते हैं। ये तीन अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत अक्ष होती हैं, एक्स वाई जेड। इनका कटान बिंदु मूल बिंदु ओ बिंदु होता है। किसी क्षण मान लेते हैं कि कोई एम द्रव्यमान का बिंदु है या एम द्रव्यमान का कण है और ये गतिशील है। T1 समय पर T1 इसकी स्थिति मान लिया जाए कि P बिंदु पर है और P बिंदु के निर्देशांक x1, y1, z1 है। ये P बिंदु के निर्देशांक हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन निर्देशांकों का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो मान लिया जाए कि हमारे निर्देश तंत्र में ये बिंदु P इस जगह पर है जहां के निर्देशांक x1, y1, z1 ये है। इसी तरह से दूसरा बिंदु या हम ये कहें कि आफ्टर टाइम T2 समय पर चूंकि ये गतिशील कण है, इसकी स्थिति बदल जाती है, तो इसकी स्थिति को हम मान लेते हैं Q बिंदु और Q बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं x2, y2, z2। ये हम मान लें यहां कण पहुंच जाता है और इसके निर्देशांक x2, y2 एंड z2 ये हो जाते हैं। कण ने गति की P बिंदु से Q बिंदु की ओर। हमारे पास में हम जानते हैं कि प्रथम बिंदु की स्थिति को हम स्थिति सदिश से निरूपित कर सकते हैं, दैट इज R1। दूसरे बिंदु की स्थिति को हम निरूपित कर सकते हैं स्थिति सदिश से, दैट इज R2। तो ये दोनों R1 और R2 ये दोनों स्थितियां हो गई, स्थिति सदिश हो गई। तो प्रारंभिक स्थिति P का स्थिति सदिश, दैट इज R1। अंतिम स्थिति Q का स्थिति सदिश, दैट इज R2। तो ये इस कण की स्थिति के स्थिति सदिश है। इन स्थिति सदिशों की वैल्यूज R1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। R2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एवरीबॉडी नोज, आप सभी जानते हैं। कण P से चलकर Q तक पहुंचा। इसका मतलब कण का विस्थापन और कण की दूरी, ये दो शब्द हैं। एक तो कण का विस्थापन, तो जहां विस्थापन की हम बात करते हैं, आप लोग जानते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो विस्थापन, इसको हम डेल्टा
आर से निरूपित करें तो इट्स वैल्यू इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ये इस कण की गति के द्वारा तय किया गया विस्थापन होगा। इस विस्थापन में लगा हुआ समय डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये इसमें लगा हुआ समय है। तो इस प्रकार से ये कण गति कर रहा है और इस कण ने विस्थापन डेल्टा आर यानी कि इट्स वैल्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ये पी क्यू का मान, इसके द्वारा ये जो विस्थापन है ये विस्थापन होगा R2 माइनस R1। और विद्यार्थियों, यहाँ एक सदिश के अनुसार, सदिश नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक मेरे पास में ये सदिश है, दूसरा सदिश ये है और तीसरा सदिश ये है। तो सदिश नियम से R2 वेक्टर विल इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, मीन्स PQ वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये वैल्यू डेल्टा R होगी। तो ये मान आप चाहें सदिश विधि से ज्ञात करें और आप चाहें इसको परिभाषा के अनुसार देखते हुए इसकी वैल्यू ज्ञात करें, तो ये डेल्टा R होगा, जो कि m द्रव्यमान के कण का विस्थापन होगा और इस विस्थापन में लगा समय डेल्टा t होगा। इसमें आगे अगर हम देखें कि कण का वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि, और आप जानते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। मीन्स वेग v इज इक्वल टू विस्थापन में परिवर्तन और इस परिवर्तन में लगा समय। तो ये वैल्यू v इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये वैल्यू विस्थापन की वैल्यू, वेग की वैल्यू होगी। विद्यार्थियों, वेग का चूंकि विस्थापन ये दूरी है, एक निश्चित दिशा की दूरी है, तो इसकी इकाई मीटर होगी, इसकी इकाई सेकंड होगी, तो इसकी इकाई मीटर पर सेकंड, ये इसकी इकाई। विमा भी आप लोग जानते हैं, मीटर की विमा L, सेकंड की विमा T नीचे है -1, और द्रव्यमान इसमें नहीं है इसलिए m0, ये विमा होगी। तो ये आप लोग विमा इकाई जब भी पढ़ें, आप हर भौतिक राशि के बारे में इस तरह से आप कम से कम देखते हुए जाएं, समझते हुए जाएं कि इनकी इकाइयों के ये मान, इकाई और विमा के मान किस तरह से इनके बदलते जाएंगे। यहाँ ये एक वैल्यू वेग की वैल्यू है, कुल वेग ये हम कहें, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये हमने किया इसमें। अगर तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तात्क्षणिक मान, तो उस कंडीशन में डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होगा, और ऐसी स्थिति में जबकि v का मान जो आएगा वो लिमिटिंग कंडीशन हम ले लें डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, देन डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, इसकी वैल्यू हम निरूपित कर देते हैं dr अपॉन dt से।
बहुत सारे आप में से ऐसे विद्यार्थी हैं कि इस डेल्टा आर, इस डी आर, इन दोनों में कुछ भेद नहीं समझ पाते। तो यहाँ डेल्टा आर तो कंप्लीट परिवर्तन के लिए है, कंप्लीट पूरा परिवर्तन, जितना समय लगता है। आप यहाँ से करौली से हिंडौन जाते हैं, करौली का समय आपका 10 बज रहा है, हिंडौन का समय आपका मान लेते हैं 10:50 होता है। तो 10:50 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 मिनट में तय की गई दूरी आपकी होगी, दैट इज 30 किलोमीटर। तो हम ये कहेंगे 30 किलोमीटर बटे 50 मिनट्स करौली से हिंडौन की ओर, यानी कि दिशा भी इसमें निर्धारित होगी। तो ये तो कुल विस्थापन होगा। लेकिन इसमें यह कहा जाए कि आप बीच के किसी पॉइंट पर, यानी कि गुड़ला में, मैंने उदाहरण लिया ये, तो इस तरह से गुड़ला में आपका वेग क्या था, तो वहां गुड़ला के वेग के लिए आपको उस बिंदु के निर्धारण के लिए समयांतर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लेना होगा, और उस समय पर जो वेग आपका होगा वो वेग डी आर अपॉन डी टी के रूप में परिभाषित होगा। तो डी आर अपॉन डी टी जो डिफरेंशिएशन का होता है वो एक तात्क्षणिक मान होता है, जिसमें एलिमेंट्स, ये जो इंटरवल है इसका लिमिटिंग कंडीशन में वैल्यू 0 होती है। तो ये एक इसमें डिफरेंस था, ये वेग की वैल्यू होगी। अगली एक भौतिक राशि होती है कण का त्वरण, एक्सेलरेशन। डेफिनेशन हम जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और ये वैल्यू होगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से हम कहेंगे। और ये फिर वेग की बात करेंगे तो जो मेरे पास में तात्क्षणिक वेग निकला है, तो इसमें दो बिंदु हो सकते हैं, एक बिंदु पर वेग v1, दूसरे बिंदु पर वेग v2, और वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1, इस रूप में लिखा जाएगा ये। तो यहां पर भी तात्क्षणिक के लिए मान के लिए डेल्टा टी, लिमिटिंग कंडीशन में डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लेना होगा, और उस स्थिति में ए त्वरण इज इक्वल टू लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये वैल्यू बन जाएगी डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। इस तरह से हम वेग का मान निर्धारित करते हैं। विद्यार्थियों, इन रिप्रेजेंटेशंस में जब आपने वेग के बाद में त्वरण ज्ञात किया है, ए इज इक्वल टू मुझे मिला है डी वी अपॉन डी टी, बट मैथमेटिकली v वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी आर बटे डी टी, अभी अभी हमने देखा। तो ये वैल्यू मैं जब इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा तो a इज इक्वल टू मुझे मिलेगा d अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, मीन्स यहां जो मेरे पास में r है, स्थिति है, इस स्थिति का एक बार समय के साथ अवकलन और फिर 2 बार अवकलन, यानी कि ये डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है, और इसकी वैल्यू होगी d2r अपॉन dt2। सो इट विल बी द एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, और इस त्वरण की इकाई मीटर अपॉन सेकंड तो वेग के लिए होती है, और 1 सेकंड और आएगा, दैट इज मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा में मीटर यानी कि L, 1 T दैट इज -2, द्रव्यमान नहीं है इसलिए m0, ये इसकी विमा होगी। तो इस तरह से हम त्वरण का मान कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं गति के नियम
एवं गति के समीकरण। गति के नियम एवं गति के समीकरण, और इट वाज द न्यूटनियन मैकेनिक्स। ये सब कुछ जो दिया गया था ये न्यूटन के सिद्धांत में दिया गया था। विद्यार्थी ये सब कुछ आप पिछले सालों में पढ़ चुके हैं, यहाँ आपको केवल रिवाइज करने के पर्पज से हम ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ हमारी स्टडी निर्देश तंत्र से शुरू होती है कि निर्देश तंत्र क्या होता है। तो ये एक निर्देश तंत्र जिसको मैंने लेक्चर 2 में आपको बताया था। तो यहाँ गति के नियम में हमारे पास में मेनली 3 नियम होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक तो जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम संवेग का होता है, नियम लॉ ऑफ मोमेंटम। और तीसरा नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड आफ्टर देयर रिएक्शन। ये 3 गति के नियम हैं। इसके अलावा 3 गति के समीकरण हैं जो न्यूटन ने प्रतिपादित किए। इनमें पहला समीकरण v = u + at। सीधा सीधा हम लिखें इसको तो v = u + at। दूसरा s = ut + 1/2 at²। और तीसरा v² = u² + 2as। आप प्रत्येक विद्यार्थी इनके बारे में अच्छे से समझता है, पढ़ता है, पढ़ चुके हैं आप लोग। और यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा मैं आपको इन नियमों के बारे में बताऊंगा कि जिसमें जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व क्या है, संवेग का नियम क्या है और संवेग क्या है, एक्शन और रिएक्शन क्या होती हैं। इसके बारे में आप लोग स्वयं भी पढ़ें। आप लोग पढ़ चुके हैं इनको, और एक बार आप फिर से पढ़ें। धन्यवाद।